भद्रजनों में आप सबका स्वागत करता हूं इस सभा में। ज्यादा कुछ भी बोलने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि शब्दों को जाया करना अच्छी बात नहीं। सब मंतव्य आप जानते हैं, कार्ड में सारी चीजें स्पष्ट हैं। और एक बात ये खास है कि आरंभ के जो 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, एक कार्यक्रम कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, 300-400 लोग उसमें आते हैं। कुछ सभाएं हम ऐसी भी करते हैं जिसमें बहुत कम लोग की दरकार होती है, बहुत कम लोग सुनने या देखने के लिए बुलाए जा सकते हैं, ऐसी सभाएं। ये सभा ऐसी ही एक छोटे से स्वरूप की सभा है। और वर्षों बाद, यद्यपि मैंने कार्ड में ये घोषित किया है कि ये आरंभ में गद्य पाठ की पहली पेशकश है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्षों पहले यहाँ जो पुराने लोग हैं, आरंभ से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि शरद जोशी साहब ने इसमें शुरुआत की थी। 1991 की बात है, जब उन्होंने आकर के अपना गद्य पढ़ा था। वो बहुत डिफिकल्ट मौसम था, तब हम लोग विनयनगर में रहते थे, लेकिन वो बात बहुत पुरानी हो गई। वो भी बड़ी हिट सभा हुई थी, क्योंकि शरद जी ने आकर के, उसके बाद में केपी सक्सेना भी यहाँ की सभा में आए। परंतु उसके बाद में फिर ये होता रहा कि संगीत होता रहा, शायरी होती रही, कविताएं होती रही। ये वर्षों बाद यहाँ पर फिर एक कोशिश है कि हम लोग गद्य पाठ की परंपरा को प्रारंभ कर रहे हैं। और उस परंपरा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले सहारा हमने व्यंग का और हास्य का लिया है, क्योंकि हास्य रंग एक ऐसी विधा है जो आदमी को जल्दी पहुंचती है, जल्दी प्रभावित करती है। वो भी गद्य का एक दूसरा फॉर्मेट है, इसलिए सभा में हमने हास्य रंग की ही पेश की। राज चड्ढा साहब आप सभी के मित्र हैं, मेरे भी मित्र हैं, इसी ग्वालियर के हैं। और उनकी जो अनेक धाराएं हैं, उसमें उनका लेखन को मैं प्रमुख धारा मानता हूं। वे राजनेता के रूप में, एक राजनेता तो क्या, मैं तो उन्हें भाजपा का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता मानता हूं, वो खुद भी अपने आप को मानते हैं। लेकिन उनका जो पक्ष और उभर के आना चाहिए वो आ भी चुका है। उन्हें लोग लेखक के रूप में जानते हैं। स्वदेश में, दैनिक स्वदेश में वे लिखते थे लेख, सांची कहो तो क्यों डरो। तब से मैं उन्हें पढ़ता था और उनसे प्रभावित था। उसके बाद में फिर उन्होंने शायद भास्कर में भी लेखन किया, नई दुनिया में उनका कॉलम चला। बाद में उनकी किताब भी उन लेखों को लेकर समग्र रूप में आई, सांची कहो। उसका विमोचन हुआ था, सुरेंद्र शर्मा जी ने आके उसका विमोचन किया था, और वो एक अद्भुत किताब है। उनके व्यंग पढ़ने को उसमें मिलते हैं। तो मेरे मन में ये कोशिश रही कि राज चड्ढा साहब हमारे सब बीच में पढ़ें। उन्हें लोग पढ़ते सुनते तो हैं, लेकिन वो ठीक से पढ़ें सुने, क्योंकि 2, 4, 5 चीजें तो हर एक के पास में ठीक हो सकती हैं, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा ठीक जानना हो, मानना हो, तो उसका समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए। और ये भी एक तरीका है कि हम माइक्रोफोन पे उन्हें सुने। कविता या लेख या कुछ भी पढ़ने से और ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आती है, क्योंकि वो वाचिक परंपरा का हिस्सा बन जाती है। उन्हीं की संगत के लिए मैंने सोचा कि राज चड्ढा साहब के साथ में कोई एक ऐसा भी व्यंगकार होना चाहिए कि दो के साथ नाव चलती रहे, दोनों की जुगलबंदी रहे। तो ये लेखन में हास्य रंग में जुगलबंदी का अवसर है। और देश के प्रख्यात हास्य रंग के कवि भी और लेखक भी संपत सरल हमारे बीच में है। संपत सरल को आपने पिछले कई 2, 4, 5, 6 कवि सम्मेलन में यहाँ सुना ही है, अलग अलग कार्यक्रमों में वो आए हैं, और वे बेहद सफल कवि हैं आज की तारीख में। यद्यपि बहुत पुराने कवि हैं, परंतु पिछले 4-5 साल से जो उन्होंने गद्य पाठ की परंपरा को अपनाया है और शरद जोशी साहब की कवि को मंच पर पूरा किया है, वो मैं देखता हूं मंचों पर कि धुआंधार उनका प्रभाव है और बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। आइए मैं दोनों से प्रार्थना करता हूं। राज चड्ढा साहब और संपत सरल दोनों हमारे मंच पर हैं। आप लोग जोरदार तालियों से आपका स्वागत करिए। बिल्कुल भी मैं समय खर्च नहीं करना चाहता, समय खर्च करने की चीज नहीं है, वक्त की कदर करना चाहिए। किसी ने 4 पंक्तियां बहुत अच्छी कही हैं कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त हर शय को भूल जाता है, वक्त हरदम संभाल कर रखो, वक्त बेवक्त काम आता है। मैं चाहता हूं छोटी सी औपचारिकता जो भारतीय परंपरा है कि हमारे मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि विवेक शेजवलकर साहब जो हमारे पूर्व महापौर हैं, वे अपने परम मित्र राज चड्ढा साहब का स्वागत करें। हमारे दूसरे कवि जिनका स्वागत हमें करना चाहिए, संपत सरल साहब, उनके लिए मैं डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकर का सादर प्रार्थना करता हूं कि वे सभी जानते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत उद्भट विद्वान हैं, हमारी सभा में उपस्थित हैं। एक मैं विशिष्ट
पर्सनालिटी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से राज चड्ढा का जीवन संवरा हुआ है। यकीनन वे उनकी धर्मपत्नी हैं, नीति जी हैं, वे वहाँ पर आ जाए। नीति जी और भारतीय नीति परंपरा के साथ उनका स्वागत कर दें। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और असफल के पीछे दूसरी स्त्री का। संपत सरल की पत्नी नहीं आ पाई हैं, इसलिए उनकी भूमिका मैं अदा करना चाहता हूं। ये सब लंतरानियां हैं सब। हास्यन की सभा के लिए कुछ प्रकार का मसाला देना होता है। अभी कुछ लोग और आने वाले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हम वचनबद्ध हैं कि अपना कार्यक्रम समय से शुरू करेंगे, फिर भी 10-15 मिनट हो गए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अच्छा, रमेश जी आ गए क्या? अरे आप आइए, आगे आइए सब। आप आइए तो प्लीज एक मिनट के लिए आइए। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य रखा। कार्यक्रम शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के, क्योंकि दोनों व्यंग्यकार हमारे बीच में बैठे हुए हैं। व्यंग्य धार पर चलने वाली बात है। राज चड्ढा जी का यह है कि वे खूब व्यंग की बातें करते हैं और व्यंग में तो हंसी लिप्त होती ही है। आइए, मैं सबसे पहले राज चड्ढा साहब को ही आमंत्रित करना चाहता हूं। उनके लेख आप सुने, व्यंग सुने। उन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, अपने व्यंगों के माध्यम से खूब पढ़ा है और रियाज किया है। आइए देखते हैं कि वे आपको कितना प्रभावित करने में सफल होते हैं। जोरदार तालियों से राज चड्ढा साहब का स्वागत। माननीय प्रदीप जी ने कहा कि हर असफल व्यक्ति के पीछे दूसरी स्त्री का हाथ होता है, पर कुछ ऐसे भी अभागे होते हैं, दूसरी स्त्री नहीं होती फिर भी असफल होते हैं। उनमें से एक में मेरे मित्र माफ करें, मेरा एक दोस्त जो पेशे से डॉक्टर है, बहुत अच्छा कवि भी है, पर उस बेचारे की मुसीबत ये है कि उसे दोनों ही पक्ष स्वीकार नहीं करते। जब वो कवियों की सभा में होता है, लोग कहते हैं अरे डॉक्टर है यार, तुकबंदी करने लगा है। और जब बेचारा डॉक्टरों की सभा में होता है तो बोले कवि है, ये क्या जाने डॉक्टरी क्या है। बहुत कुछ यही मेरी स्थिति है। जब आप लोगों के बीच में होते हो तो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देता है, अरे यार ये नेता आदमी है, खामखा साहित्य में टांग अड़ा रहा है। और जब राजनीति में जाते हैं तो बोले ये राजनीति करेगा, इसके बस की बात है, जरा जरा सी बात में रो देता है, गरीब गरीब चिल्लाता है। क्या बढ़िया ऐसा भावुक आदमी है, ये राजनीति के लायक फिट है। तो मैं वो आदमी हूं जो बिना दूसरी पत्नी के भी दोनों पक्षों में असफल हूं, और शायद इसी वजह से व्यंग्यकार हो गया हूं। असफलताएं चाहे अपनी हो या दूसरे की, या सफलताएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो व्यंग्य के योग्य होती है। वाह, बस लोग पूछते हैं क्यों लिखते हो? क्या बात, क्या बात। जब जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है सहना, अपने आप लिखा जाता है, पता नहीं कब कैसे, सोच समझ कर नहीं लिखा जाता। 6-6 महीने तक कुछ नहीं लिखता, पर एक घटना ऐसी हो जाती है कि वो झकझोर देती है, तो फिर लिखने की सतत प्रवाह फिर से प्रारंभ हो जाता है। आप बौद्धिक जन, जिसमें से अधिकांश मेरे गुरुजन है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनके सामने मुझे लाने के लिए, इस रूप में लाने के लिए मैं अपने बड़े भाई प्रदीप जी का हृदय से आभारी हूं। मेरी पहली पुस्तक के प्रकाशन में भी उन्हीं का योगदान था, और आज यहां पर व्यंग्य पाठ के लिए, और वो भी मेरे अत्यंत प्रिय व्यंग्यकार संपत सरल के साथ मुझे बैठाकर व्यंग्य पाठ का जो इन्होंने सौभाग्य दिया है, मैं उसके लिए ऋणी हूं। संपत जी, मैं आपका फैन हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं तो आपका फैन हूं, क्योंकि फैन तो वही हवा देता है जैसी होती है, लेकिन आप मेरे एसी हैं। आप मेरे एयर कंडीशनर हैं, आप उस हवा को भी बदलते हैं और उसे हमारे अनुकूल बना देते हैं, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो। ये आपके हास्य की धार जो है व्यंग्य के साथ, मैं अपेक्षा करता हूं कि ग्वालियर वाले उसे वर्षों वर्ष याद रखेंगे। मैं अधिक कुछ न कहकर अपने विषय पर आता हूं।
देखिए, दो प्रकार के व्यंग हैं, कुछ राजनीतिक हैं और कुछ सामाजिक हैं। मतलब ये मत समझिए कि जो राजनीतिक हैं वो असामाजिक हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्षेत्र के विकास के लिए, व्यंग का शीर्षक है क्षेत्र के विकास के लिए। दृश्य 1, नेताजी मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार गृह नगर पधार रहे हैं। उनका स्वागत ऐतिहासिक होना चाहिए, इसका आदेश समर्थकों को पहले ही दिया जा चुका है। नगर में स्थान स्थान पर स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। 55 साल के मंत्री जी 55 वंदनवारों में से गुजरेंगे। वाह वाह। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होगा, मनोफूलों की वर्षा, अगणित फूल मालाएं पहनाई जाएंगी। दैत्याकार होर्डिंग पहले ही लगाए जा चुके हैं, जिन पर लिखा है स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं अखबारों में, हमें आप पर गर्व है। गर्व करने वालों के भी फोटो हैं साथ में। हमें आप पर गर्व है, गर्व करने वालों के भी फोटो छपे हैं साथ में। आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, उन्हें नेताजी पर गर्व है, नेताजी को उन पर गर्व है, जनता दोनों से गर्भवती है। हाय हाय, वाह 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 वाह। दृश्य 2, समूचा शहर रोशन है। मुख्य मार्गों पर बिजली की रंग बिरंगी झालरें लटकी हैं, कभी जलती हैं कभी बुझती हैं, जैसे मतगणना के समय नेताजी की उम्मीदें जलती और बुझती थीं। वाह 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 वाह। दुकानों पर सजावट है, लोग हार लिए खड़े हैं। जिसने नेताजी की राह में जितना बड़ा गड्ढा खोदा था, उसके हाथ में उतनी बड़ी माला है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। जिसने नेताजी की जीत की राह में जितना बड़ा गड्ढा खोदा था, उसके हाथ में उतनी बड़ी माला है। अपने पापों के प्रायश्चित में वह स्वयं माला सहित गड्ढे में बैठने को तत्पर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ताकि जब नेताजी का विजय रथ निकले तो उन्हें धचका न लगे। वाह। भीतर घाट के गड्ढों को फूल मालाओं से भरा जा रहा है। वाह वाह वाह। भीतर घाट के गड्ढों को फूल मालाओं से भरा जा रहा है। दृश्य 3, और ये अंतिम दृश्य है। आज शाम को नगर सेठ जी के फार्म हाउस पर मंत्री जी के सम्मान में पार्टी का आयोजन है। साज सज्जा का प्रबंध चमचा प्रमुख जी के जिम्मे है। सोमरस की व्यवस्था ठेकेदार प्रमुख जी करेंगे। डिनर अफसर प्रमुख जी की ओर से होगा। क्या बात है, क्या बात है। मंत्री जी के सभी चहेते सादर सप्रेम आमंत्रित हैं। वेज और नॉन वेज दोनों का प्रबंध है। लोकतंत्र के इस जश्न को जनता दूर से टुकुर टुकुर देख सके, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था की गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद देर रात ढले जो भी होगा वो क्षेत्र के विकास को ही तो समर्पित होगा। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया भाई, वाह। देखिए, ये शुद्ध सामाजिक व्यंग है। वाह क्या इंसाफ है। बहुत बढ़िया व्यंग है, वाह। बागपत से फिर एक जोरदार खबर आई है। बागपत से फिर एक जोरदार खबर आई है। पढ़कर दिल बाग बाग हो गया है। क्या बात है, वाह, बाग बाग हो गया। वहां की एक खाप पंचायत ने अपनी परंपरागत वीरता का परिचय देते हुए एक प्रेमी जोड़े को फांसी पर लटका दिया। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मामलों में इस क्षेत्र की पंचायतों को महारत हासिल है। वे अक्सर दिल बहलाने के लिए इस तरह के दिलचस्प कारनामे करती रहती हैं। गाहे बगाहे कोई ना कोई जोड़ा प्रेम करने की मूर्खता कर बैठता है। वाह वाह वाह। और पकड़ा जाता है। प्रेम करते समय शायद प्रेमी प्रेम का अपनी आंखें बंद कर लेते होंगे। उन अंधों को तब न अपने बाप की मूछें दिखाई देती है, न चौधरियों की लाठी। क्या बात है, वाह वाह वाह। निकल पड़ते हैं प्रेम करने। नादान जानते नहीं है कि हमारे देश में प्रेम करने का अधिकार सिर्फ भगवानों को है, इंसानों को नहीं। जो प्रेम करेगा
भगवान के बंदे उसे सूली पर टांग देंगे, पेड़ से लटका देंगे, तलवार से काट देंगे या तोप से उड़ा देंगे। आजकल के नौजवान टीवी देख देख कर बिगड़ रहे हैं। पहले सिनेमा देखकर बिगड़ते थे और उससे पहले कृष्ण लीला देखकर। इन लीलाओं का आयोजन गांव की पंचायतें ही करवाती थी। जब लोंडे लोंडिया लीला देखकर खुद राधा और कृष्ण बनने की कोशिश करते, उन्हें ठिकाने लगाने के लिए पंचायतें बुला ली जाती। वाह 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 वाह। जो ताऊ कृष्ण लीला का आयोजन करता वही यहां पर पंच या सरपंच भी होता। दोनों रोल वो बखूबी निभाता। हर साल कृष्ण लीला पिछले साल से जोरदार होती और हर साल प्रेमी जोड़ों को देने वाली यातनाओं में और निखार आता। दोनों ही काम चूंकि धर्म के नाम पर होते, अतः उनके पालन में पूरी निष्ठा का परिचय दिया जाता। सदियां बीत गईं, इस इलाके ने, जैसे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, कभी धर्म पर आंच नहीं आने दी। क्या बात है, वाह वाह। कई चुनाव हुए, कई अदालतें गठित हुई, कई कानून बने, कई आयोग बैठे, पर ये पंचायतें कभी कमजोर नहीं पड़ी। नेता लोग वोट और पुलिस वाले नोट लेने लगातार आते रहे, इन पंचायतों के आगे नाक रगड़ते रहे, पर जिसकी बेटी है उसी के हाथ में गंडासा है। जब चाहेगा काट देगा। कानून खूंटे से बंधी उसकी गाय है, जब दिल करेगा तब धो लेगा। क्या मस्त नजारा है, क्या बात है। 16 गांव की पंचायत बुलाई गई। तिल रखने की जगह नहीं है, पगड़ियां ही पगड़ियां हैं, हुक्के ही हुक्के हैं। ऊंचे से चबूतरे पर पंच लोग बैठे हैं, सामने मैदान में रिहाया है, छोरा छोरी पेड़ से बंधे। क्या बात है, क्या बात। सिर झुकाए, पांव के नाखूनों से जमीन कुरेदते हुए मिट्टी में अपने लिए जगह बना रहे हैं शायद। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। जानते हैं गुनाह किया है, प्यार किया है, सजा तो मिलेगी। वाह वाह वाह। यार प्यार तो कभी इन पंचों ने भी किया होगा। यार प्यार तो कभी इन पंचों ने भी किया होगा, पर होशियार थे, पकड़ी नहीं गए, पंच बन बैठे। इस इलाके का पंच सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा ताकतवर होता है। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कानून नहीं, कोई किताब नहीं, अंगूठा टेक सरपंच फैसला सुनाता है। लोंडा लोंडी दोनों का सर उनके बाप काटेंगे, भीड़ तालियां पीटने लगती। वाह क्या इंसाफ है, इतनी जल्दी, इतना मुकम्मल। कल को कोई माँ बाप ऐसी औलाद पैदा करने की हिम्मत भी नहीं करेगा जो प्यार कर सके। नफरत करने के लिए सारा हिंदुस्तान पड़ा है। वाह क्या बात है, वाह क्या इंसाफ है। यह है जिंदा दिल शमशान। शमशान जब मुर्दे जलाए जाते हैं, खुद कितना जिंदा दिल होता है। इसका एक दृश्य देखिए। बहुत दिनों बाद शमशान जाने की साध पूरी हुई। बहुत दिनों बाद शमशान जाने की साध पूरी हुई। घर के सुरक्षित रहें और मरने वाला बेमौत न मरा हो तो आज शमशान जाने और पिकनिक मनाने में कोई ज्यादा फर्क नहीं बचा है। बहुतेरों से मुलाकात होती है, सामान्यतः जिनसे नहीं हो पाती। नाते रिश्तेदार भी होते हैं, बिरादरी वाले भी, दोस्त यार भी। यार यूं तो वह दुश्मन भी होते हैं, पर उस समय वे भी उसी लाश को कंधा दे रहे होते हैं जिसकी दूसरी ओर आप जुते हैं। अतः तब तक दुश्मनी स्थगित रहती है जब तक लाश कंधे पर सवार है। इतनी शालीनता भी इस देश में बची है। मुर्दा उतारते ही हमारी जिंदा दिली जिंदा हो जाती है। वाह 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 वाह। और हम लंगर लंगोट कस के अपने अपने पालों में बैठ जाते हैं। राम नाम सत्य है का उद्घोष बंद होते ही हम झूठ का जय घोष प्रारंभ कर। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मृतात्मा की प्रशंसा में वे कसीदे पड़े जाते हैं जिसकी जानकारी खुद उसको नहीं थी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसकी कायरता पर विनम्रता का नकाब उड़ाया जाता है। हाँ। और झूठ पर व्यावहारिकता का। क्या बात है। जीवन भर जिसके निकम्मेपन को हम पानी पी पी कर कोसते रहे, मरते ही वह परम लोकोपकारी हो जाता है। उसकी दुष्टता में अब हमें वीरता दिखाई देने लगती है, उसके कमीनेपन में समझदारी।
कई कई बार तो तारीफ की सारी सीमाएं इस हद तक पार हो जाती हैं कि लगता है यार मुर्दे की जगह हम ना लेट जाएं। वाह 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 वाह, क्या कहने वाह। इस कीमत पर इतनी तारीफ क्या बुरी है? अगर मरने वाले को पहले पता होता तो बहुत पहले मर गया होता। क्या बात है वाह। सुनते थे कि शमशान वैरा के नाम की कोई चिड़िया होती है। मुझे तो उसके यहां कहीं दर्शन ना हुए। वाह वाह वाह। मैंने तो सिर्फ शमशान ढोंग ही देखा। इतना रंगारंग और विविध भारतीय ढोंग आपको कहीं नहीं मिलेगा जो शमशान में मिलेगा। परिवारजन छाती कूट रहे होंगे, पर तब भी उनकी एक नजर बराबर इस ओर लगी होगी कि यार कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा। रोना बेकार तो नहीं जा रहा। मृत व्यक्ति का बेटा अचानक जोर जोर से रोने लगेगा, दाढ़े मारने लगेगा, ताकि जो लोग इधर उधर की बातों में लगे हैं जरा इस ओर भी तो देख ले, मेरा बाप मरा है, मैं बहुत दुखी हूं। तुम अपने बाप के मरने पर इतना रोए थे क्या? वो तो ज्यादा माल छोड़कर मरा था, ये तो कर्जा छोड़कर मरा है। वाह फिर भी रो रहा हूं। वाह वाह। इसलिए नहीं रो रहा कि कर्जा कैसे पटेगा, अरे इसकी चिंता मेरे बाप ने नहीं की तो मैं क्यों करूं। वाह वाह। बाप बाप होता है ना, इसलिए रो रहा हूं। मेरी औलाद भी तो मेरी ओर देख रही है। वाह वाह। कल को उसे भी रोना पड़ेगा, कम से कम इतना तो रोए जितना मैं अपने बाप को रो रहा हूं। क्या बात है, क्या बात। वो जो मंडली बैठी है शमशान में, देखेंगे आप अलग अलग मंडलियां बनाकर लोग बैठे, वो जो मंडली बैठी है उसकी चर्चा का केंद्रीय विषय शायद जीवन की निस्सारता है। एक बोला कल तक बिल्कुल ठीक थे भाई, मेरे से तो बात हुई थी, हाँ, सफेद लट्ठे का भाव पूछ रहे थे, कुछ पता चलता है आदमी क्या क्या सोचता है। कल पजामे के लिए पूछ रहे थे, आज कफन के काम आया। दूसरा बोला यार मुझसे तो शिकायत कर रहे थे कि मैं उनका हाल पूछने नहीं आया, जब कुत्तों के दौड़ने पर उनकी टांग टूटी थी गए साल। कह रहे थे मैंने पड़ोसी धर्म नहीं निभाया। क्या पता था इतनी जल्दी वो एक मौका और दे देंगे। क्या बात है बाबा। यह कहकर उन्होंने कलाई की घड़ी देखी और बोले यार काफी टाइम हो गया है, लकड़ियां गीली हैं क्या? क्या आजकल यार सूखी मिलती कहां है, लकड़ी के टाल वाले खुद पानी डाल देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, जैसे उनको तो कभी मौत आएगी नहीं। घोर कलयुग है यार, लकड़ियां कम नहीं है। वो देखो टांग दिखाई दे रही है मुर्दे की। क्या बात। इतनी भी क्या कंजूसी। क्या बात। मरने वाला सारी उम्र खटता रहा और उसके चारों बेटे लकड़ियों के वजन को लेकर आपस में मारामारी करते रहे। आधा मन लकड़ी बचा ली, बिरादरी की 1 घंटे की ऐसी तैसी कर दी और मुर्दे की एक टांग की। लकड़ियां सजाई सो भी गलत। मैं कहता रहा कि मोटी वाली सिर के नीचे लगती है, पर सुनते कहां है, कुत्तों की तरह आपस में लड़ते रहे, लाश की ऐसी तैसी कर दी। अरे यार जिस चीज में समझते नहीं हो काहे को बोलते हो। यहां घर के 3 निपटाए पिछले साल, इतना तजुर्बा हो गया है कि अब सारे मोहल्ले को फूंक सकते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दूसरी मंडली में बैठे बाबू राम सरनदास बोले नालायक राल और शक्ल